हमारा इलिमिनेशन रिएक्शन। सिंस प्रिपरेशन में हमने मोस्टली जो है वही सारी प्रिपरेशन की जिनमें हमने देखा कि सारे में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट हो रहे थे। तो अगर हम बात करें कि इलिमिनेशन रिएक्शंस की, तो ये इलिमिनेशन रिएक्शन होते क्या? बेसिकली इलिमिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर की बात कर लें, वाटर हो, HX हो, कोई हैलाइड हो, NH3 हो, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल अगर किसी मॉलिक्यूल में से लीव कर जाते हैं तो वैसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब देखो एक हमने टिपिकल एग्जांपल लिया है कि अगर ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो लिविंग के दो पार्ट है, जैसे H2O की बात करें तो H प्लस OH माइनस, HX की तो H प्लस X माइनस, तो ये दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स दो दो कार्बन पे हैं, मतलब दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हैं, और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही कार्बन पे हैं, या फिर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स किसी और थर्ड कार्बन पे हैं, ये इसके आगे यहाँ पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट्स elimination reaction is further divided into three parts. First is alpha elimination, second is beta, and third is gamma elimination. तो इसमें हमने रिएजेंट्स कौन कौन से लिए हैं? इसमें कोई रिएजेंट्स नहीं लिया है, इसमें हमने एक सिंपल नोटेशन दिया है। जब हम E1, E2, E1CB, EI ये रिएक्शंस पढ़ेंगे तब वहां पे हम रिएजेंट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि क्या प्रोबेबल रिएजेंट हो सकता है, कौन से सॉल्वेंट हो सकते हैं, ये एक जनरल नोटेशन है, क्योंकि ये पूरा लिखा ही नहीं है रिएक्शन, इसमें केवल दिखाया जा रहा है कि ए और बी कोई ग्रुप होता है, नहीं होता, तो केवल ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कि ए बी इससे अलग हो गया तो ये एलिमिनेशन है। क्लियर? ओके सर। यस सर। तो फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है अल्फा एलिमिनेशन। अब देखो अगर बोथ सब्स्टिट्यूएंट्स जो जिन्हें लीव करना है सेम ही कार्बन पे हो, एक ही कार्बन पे हो, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें क्लोरीन की, तो CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म, और इस पे ये स्ट्रॉन्ग बेस, अब ये हो सकता है NaOH। ठीक है, तो इस बेस से अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? ये सिग्मा स्टार CH, मतलब ये जो CH बॉन्ड है उसके एंटी बॉन्डिंग में करेगा, और जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है सिग्मा CH ये रिपेल होगा, और ये रिपेल होगा, तो अब ये लीविंग ग्रुप है, ये पहले से ही लिविंग ग्रुप है। इलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे बड़ी बात की अगर लिविंग ग्रुप होगा तभी इलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और ये लिविंग ग्रुप का टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, लिविंग ग्रुप वो होते हैं जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल हो, ये पढ़ाया हमने कि वैकेंट d ऑर्बिटल हो। दूसरा हमने कहा कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, जैसे हमने OTS ट्रिपलेट की बात की। ठीक है, तो OMS OBS वगैरह ऐसे बहुत सारे, प्लस एक्टिवेटेड हमने बताया, एक्टिवेटेड में भी हमने जो आप इलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे, जैसे हमने कहा कि इलिमिनेशन रिएक्शन इन एल्कोहल की बात, तो अगर OH है तो OH इज नॉट ए लिविंग ग्रुप, लेकिन हम इसको एक्टिवेट करके H प्लस से रिएक्ट करा के लिविंग ग्रुप बना सकते हैं, इसको प्लस करके, अब ये H2O हो जाएगा और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। ठीक है, देखो तो अब ये क्या करेगा, जो सिग्मा CH का इलेक्ट्रॉन है ये सिग्मा स्टार CCl इस हैलोजन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जो इसका बॉन्डिंग होगा अब वो रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो Cl बाहर निकल जाएगा। जैसे ही Cl बाहर निकलेगा, यहाँ पे केवल एक कार्बन पे 2 Cl बचे। इसे इस स्पीसीज को हम बेसिकली पढ़ते भी हैं कार्बीन के रूप में, और इस पे 2 क्लोरीन है तो इसे हम कहते हैं डाइक्लोरो कार्बीन। कार्बीन भी 2 तरह की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बीन, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये बनता कहाँ है, अगर बात की जाए तो कार्बिलएमीन और रीमर टीमन रिएक्शन में ये फ्रीक्वेंटली बनता है, जिसे आप 12th में पढ़े हो। सेकेंड आता है बीटा एलिमिनेशन। अब ये एक ही कार्बन था तो सेम ही अल्फा है और कुछ है ही नहीं, तो ना तो बीटा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
अगर हम अल्फा बीटा की बात करें तो बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा कि एक जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा वो एक अल्फा कार्बन से निकलेगा और दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा वो बीटा कार्बन से निकलेगा। ये दो जो सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो एडजेसेंट कार्बन से निकलते हैं। तो जहां पे हमारा लिविंग ग्रुप होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा और उसके एडजेसेंट कार्बन को हम कहते हैं बीटा। ठीक। तो अब यहाँ पे अगेन हमने क्या किया, बेस ले लिया। अब ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा सिग्मा स्टार सी एच में। यहाँ पे क्यों अटैक करेगा, इसके लिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो। जो दो लेक्चर मैंने अभी बनाए हैं उनमें उन दोनों को देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ पे क्यों करेगा। यहाँ पे क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये भी तो पोलर है, सिग्मा स्टार सी एक्स भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। अगर हम बात करें तो सी, ये भी सी डेल प्लस है और ये एच भी डेल प्लस है। तो अगर ये डिसाइड करना है कि यहाँ करेगा और यहाँ कब करेगा तो वो दो लेक्चर्स, जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उन दो लेक्चर्स को पहले देख लो। ठीक है, चलो। तो अब ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन सिग्मा स्टार सी एच का है, इसका जो बॉन्डिंग है सिग्मा सी एच, ये सिग्मा सी एच अब रिपेल होगा। अब इसके एडजेसेंट पे इसको लिविंग ग्रुप दिख रहा है, तो लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और यहाँ से क्या होगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। क्लियर। जैसे ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो एक ग्रुप कहाँ से निकल रहा है, अल्फा कार्बन से, एंड दूसरा ग्रुप बीटा कार्बन से। दैट्स वाई इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन या सिंपली 1-2 एलिमिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन कह दिया जाता है। ठीक है। अब बीटा एलिमिनेशन 3 तरह का होता है। ये जो बीटा एलिमिनेशन है ये बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट इज E1 मैकेनिज्म, सेकेंड इज E2 मैकेनिज्म, E3 मैकेनिज्म। ठीक है। एक अलग से मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमने पढ़ाया EI। EI के बारे में हमने थोड़ा सा बताया। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप थोड़ा सा जानना कि EI भी होता है। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा अलग से SNI पढ़ाया था, कुछ याद आ रहा है, तो SNI की तरह ही EI रिएक्शन होगी, एकदम हूबहू ऐसे ही। बस बेसिक डिफरेंस क्या है कि वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता था, यहाँ पे इलिमिनेशन होगा EI में। चलो अब E1 मैकेनिज्म की बात करते हैं, E1 मैकेनिज्म ऑफ बीटा एलिमिनेशन। तो सबसे पहले देखो E1 कब होगा, जब SN1 की हम बात करते थे, जब हम SN1 की बात कर रहे थे तो हम SN1 में कहते थे कि ये जो सबस्ट्रेट है हमारा, अगर ये 3 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 3 डिग्री होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा, तो ये सेल्फ क्या करेगा, इंटीमेट आयन पेयर जनरेट करेगा। लाइकवाइज अगर यहाँ भी अगर ये 3 डिग्री है और इलिमिनेशन हो रहा है, आप बेस की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो इलिमिनेशन होगा और इलिमिनेशन में एल्कीन बनेगी। इसकी मैकेनिज्म देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कैसे बनता है, क्यों बनता है और क्यों E1 है, ये सब कुछ मैकेनिज्म में हम कवर करेंगे। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये रिएक्शन है वो 3 डिग्री को फेवर करती है, सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होगी, 2 डिग्री में तो होगी ही नहीं। ठीक है, 2 डिग्री 1 डिग्री में नहीं होगी। तो इसकी मैकेनिज्म देखो, उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे SN1 की बात करते थे, लाइक वाइज ये भी 2 स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सिंस द रिएक्टेंट सबस्ट्रेट इज 3 डिग्री, तो ये क्या होगा, ये अपने आप 3 डिग्री है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जनरेट करेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल बाय प्लस आई इफेक्ट प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ये भी आप पढ़ चुके हो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इसे हम कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर, जिसे हम ये भी कहते हैं इंटीमेट आयन पेयर। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ रहते हैं और कभी कभी बहुत सारी बुकों में देखोगे तो ऐसे पाई के द्वारा सेपरेट करके भी लिख दिया जाता है।
तो ये इंटीमेट आयन पेयर का एक जो है नोटेशन है कि अगर डबल पाई से हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने जो बेस लिया है वो कैसा है। अगर आपने जो बेस लिया है वो 2p का है, सेकेंड पीरियड का है, या फिर उसकी बेसिसिटी ज्यादा है, बेसिकली ये बेस क्या न्यूक्लियोफाइल है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा हो, या फिर हमने आपको पढ़ाया है कि न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल चार्ज, दूसरा अनचार्ज, या फिर हम एक को कहते थे कवर्ड और दूसरे को कहते थे नेकेड। ठीक है, तो मोस्टली जो नेकेड न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी वाले न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होगी। और वो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से थे, जैसे OH माइनस। OH माइनस का मतलब ये K प्लस आयनिक स्पीसीज के साथ होना चाहिए, K प्लस और Na प्लस के साथ। ठीक है, जैसे हम ये कहें ETOH, सॉरी ETONA, तो अब अगर ऐसी स्पीसीज की बात करेंगे तो Na प्लस में एग्जिस्ट करेगा, ET माइनस में एग्जिस्ट करेगा, OET माइनस में। तो जो आयनिक पेयर में होंगे वो नेकेड कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो न्यूक्लियोफाइल हैं जो नेकेड होंगे वो ही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करते हैं। जो कवर्ड होते हैं, जैसे हम ROH की बात करें, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। H2O की बात करें, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ऐसे वाले जो है ये कवर्ड वाले ये नहीं करेंगे, ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इलिमिनेशन की मैकेनिज्म है वो थर्मली कवर्ड होती है। आपने देखा कि हमेशा हम इलिमिनेशन में डेल्टा का सिंबल लगा रहे हैं, मतलब आपको रिएक्शन को हीट करना है, और रिएक्शन मिक्सचर में अगर हीट ज्यादा है तो ये थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल प्रोडक्ट देंगे, काइनेटिकली नहीं। और थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल प्रोडक्ट हमेशा एल्कीन में रिजल्ट करता है। ठीक है, चलो यहाँ बात करते हैं कि अब ये जो हमारे पास OH माइनस है, ये OH माइनस इस हाइड्रोजन पे, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन पे के प्रोटॉन पे अपना अटैक करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में लोन पेयर अपना डोनेट करेगा सिग्मा स्टार CH में। तो जो सिग्मा CH होगा वो रिपेल होगा और ये रिपेल होगा, तो ये जो पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पे है जाके, यहाँ पे जाके अटैक करेगा। अब देखो यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी दो चांसेस हैं, पीजेड के दो चांसेस हैं। तो आगे चल के हम डाइस्टीरियो सेलेक्टिविटी, रेजियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे इस लेक्चर के बाद, तो बताएंगे कि अगर इस लोब में अटैक करेगा या इस लोब में अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्यों स्टीरियो सेलेक्टिविटी की हम बात करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अभी नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि क्या ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक किया और जैसे ही अटैक किया इनके बीच डबल बॉन्ड हो गया और ये प्रोटॉन H प्लस को लेके बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये आपकी एल्कीन बन गई। और अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस नहीं करेंगे कि ये सेटिजप प्रोडक्ट है कि हाफ मैन है, उसके लिए भी हम अलग से टॉपिक एक लेक्चर लेंगे जिसमें सेटिजप, हाफ मैन और मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ कवर करेंगे। ठीक है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम ये कहें कि जो स्लो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप था वही रेट डिटरमाइनिंग है, सेकेंड स्टेप तो फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि ये आयनिक है, OH माइनस पहले से आयन में प्रेजेंट है, और ये भी कार्बोकेटाइन था, इस पे प्लस चार्ज था, ये छूट गया है, ये प्लस चार्ज बना देना, तो इस पे प्लस चार्ज था। ठीक है, इसका अगर हम रेट लिखें तो रेट हो जाएगा K CH3 थ्राइस CCl और इसकी पावर 1। दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि जो है ये E1 मैकेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स है इसमें, इसलिए इसे E1 कहते हैं। E1 और SN1 में बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है और वहां पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, ये बीटा कार्बन से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है, बट सब्सटीट्यूशन में वो सब्सटीट्यूशन देता है एट अल्फा कार्बन। देखो, फॉर E1 न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी हाई एनर्जी, मतलब जो हमने बताया अभी ऊपर कि वो नेकेड होना चाहिए, कवर्ड नहीं होना चाहिए, या फिर रिएक्शन मिक्सचर में एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, और इस रिएक्शन मिक्सचर की एनर्जी को हम हीट के द्वारा बढ़ा सकते हैं। ये जो डेल्टा सिंबल हम बार बार लगा रहे थे, हीटिंग करके,
तो इसके द्वारा भी हम हीटिंग करके भी रिएक्शन मिक्सचर की एनर्जी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, बेस की बेसिसिटी बढ़ाने के लिए एक काम और हम कर सकते हैं कि जैसे सपोज करो हमने ETOH लिया, सॉरी ETONA लिया, अब ये हमारा नेकेड न्यूक्लियोफाइल हो गया OET माइनस, इसके साथ साथ हम ETOH ले लेते हैं। ETOH क्या करेगा, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का काम करता है। जैसे ही यहाँ से ET हटाओगे Na खाली फिर आगे इससे रिएक्ट करके ETONA में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन आप न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज कर रहे हैं, और किसी की भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो वो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर आप कहीं भी लड़ाई की बात करो तो लड़ाई में देखते हो कि जैसे ही 2-4 लोग और बढ़ जाते हैं तो जो जो भी लड़ने वाले हैं वो ज्यादा अच्छे से लड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा E2 मैकेनिज्म, अब बीटा एलिमिनेशन। तो E2 रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जो हमारे E2 रिएक्शंस हैं, जैसे हम SN2 में कहते थे कि जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, या फिर प्राइमरी एल्कोहल है, इन पे ही E2 रिएक्शन होती है। लाइकवाइज SN1 SN2 में भी हम कहते थे कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन होगी, उसी तरीके से सेम होगी। बट यहाँ पे क्या है कि जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो कवर्ड नहीं है, नेकेड है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा रेदर देन सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो यहाँ से ये H निकलेगा और यहाँ से X निकलेगा, दोनों लीव कर जाएंगे। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि ये दो H हैं, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स है, सॉरी सबस्ट्रेट है, ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री है तो ये इंटीमेट आयन फॉर्म नहीं करेगा, और ऐसा नहीं करेगा तो रिएक्शन 1 स्टेप की होगी, और 1 स्टेप की होगी तो हम इसे कंसर्टेड मैनर में भी कह सकते हैं, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड की अगर बात करें तो ये दोनों के लिए था, ये दोनों में ही काम आता है। RI की सबसे ज्यादा, उसके बाद RBr, RCl और RF। शायद किसी एक बच्ची ने मुझसे इससे क्वेश्चन पूछा था तो इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स पे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स था, देखो एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स पे दो ग्रुप लगे हों, अगर एक तरफ Br लग जाए और एक तरफ Cl लग जाए, अब इसी को हम 2 मोल ले लें और इसी के साथ Na। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये सिंपल सा वुड्स रिएक्शन है, लेकिन अब प्रॉब्लम यही आती है कि आप वुड्स रिएक्शन कहाँ कराओगे, Cl पे कराओगे या Br पे कराओगे, या फिर अगर इलिमिनेशन ही कराना है तो किधर कराओगे। तो हमेशा ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड है उसको चेक करना, अगर वुड्स रिएक्शन आप देख रहे हो तो वहां पे भी चेक करोगे, ये लेस देन का साइन होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि इस तरीके से जब दो सब्स्टिट्यूएंट्स एक ही सबस्ट्रेट में आ जाए तब आपको इस ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप है वो आयोडाइड माइनस है, उसके बाद ब्रोमाइड है और उसके बाद क्लोराइड है। तो ये ध्यान रखना, ये बेटर लिविंग ग्रुप सबसे ज्यादा आयोडाइड है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ E2 रिएक्शंस की। E2 रिएक्शंस की मैकेनिज्म जैसा मैंने ऊपर बताया कि ये कंसर्टेड होती है, 1 स्टेप की मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे ये जो OH माइनस होता है ये डायरेक्ट एक ही बार में सिग्मा स्टार CH पे अटैक करता है। अब ये अटैक क्यों करता है, देखो यहाँ पे मैं अभी भी बताया हूँ, ये 1 डिग्री कार्बन है ना, और 1 डिग्री है तो इंटीमेट बना नहीं सकता। तब ये क्या करेगा, इसका जो सिग्मा स्टार CH में जैसे ही OH अटैक करेगा, सिग्मा CH रिपेल होगा और ये सिग्मा CH अटैक करेगा सिग्मा स्टार CX में, और सिग्मा CX का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये लीव कर जाएगा। इन सब के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि एक लिविंग ग्रुप होना जरूरी है। तो अगर ये लिविंग ग्रुप है तो ये निकल जाएगा, और जैसे निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब रेट की बात करें, सिंस 1 स्टेप है तो रेट देखो इसके भी प्रोपोर्शनल होगा, इसके भी। क्यों, क्योंकि दोनों की मिली भगत से ये रिएक्शन हो रही है।
तो रेट अगर हम बात करें, इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 1, दोनों की ऑर्डर, आप जब ऑर्डर निकालते हो तो 1+1 को सम कर देते हो, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। दैट्स वाई से हम E2 नाम देते हैं। नेक्स्ट है E2 मैकेनिज्म इज आकर व्हेन रिएक्शन मिक्सचर हैज मोर एनर्जी। तो अब देखो E2 रिएक्शन वहीं पे फेवरेबल है जहाँ पे हम हीट कर रहे हो, क्योंकि मैं पहले बताया कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस होती है। तो इनमें हमें हाई एनर्जी की जरूरत होती है, और हाई एनर्जी हम दो तरीके से ले सकते थे, दो क्या तीन तरीके से। पहला है हीटिंग के द्वारा, दूसरा नेकेड न्यूक्लियोफाइल या मोर बेसिक न्यूक्लियोफाइल, या फिर बेस जो न्यूक्लियोफाइल की बेसिसिटी को इंक्रीज करके, जो अभी मैंने बताया कि आप ETO के साथ ET ले लो, ETOH। ठीक है, तो ये नेकेड न्यूक्लियोफाइल है, OR माइनस OH माइनस NH2 माइनस, ऐसे न्यूक्लियोफाइल को। सेकंड, जब बेस, सॉरी, लिस्ट बेस कैटेलाइज्ड आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये वही केस है ETONA के साथ ETOH का। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आपको तुरंत ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नेकेड न्यूक्लियोफाइल है, प्लस हम उसकी बेसिसिटी बढ़ाने के लिए एक और बेस साथ में ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज कर दें तो वहां भी इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ऐसा इसलिए मॉलिक्यूल करता है कि अपने स्टीरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए कुछ पार्ट को इलिमिनेट कर देता है। थर्ड, अगर हम सॉरी नेक्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो हम यहाँ से कह दें कि अगर ये देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ से पूरे पार्ट पे हो रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरे पार्ट पे हो रहा है, तो इसके लिए पोलर सॉल्वेंट की जरूरत होगी। पोलर तो हो लेकिन प्रोटिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटिक होगा तो OH माइनस से तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो OH की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कॉमन आयन इफेक्ट तो यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्वेंट नहीं लेते जनरली जो प्रोटिक हो। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इसमें फेवरेबल होते हैं। ऐसे रिएक्शंस में पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट को हम यूज करते हैं। एंड E2 रिएक्शन इज रेजियो सेलेक्टिव एंड फेवर फॉर्मेशन ऑफ सेटिजफ प्रोडक्ट, या फिर इसी को आप कहते हो जेटसेव प्रोडक्ट। तो ये जेटसेव या सेटिजफ वर्सेस हाफमैन का एक अलग से हम लेक्चर देखेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कब सेटिजफ होगा, कब हाफमैन होगा। और उसके सेकंड बाद, मतलब उसके साथ ही साथ जैसे हम रिएक्शन में जाएंगे तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ तुरंत के ही तुरंत देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी प्रोफाइल ऑफ E1 and E2 रिएक्शन। तो आपको पता है कि जो E1 रिएक्शन होता है ये E1 रिएक्शन के लिए है, और ये E2 रिएक्शन के लिए। तो जो आपको ये पता है कि जो E1 रिएक्शन होता है उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, जैसे कहते हैं टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, यही बनता है, चूंकि ये इंटीमेट आयन पेयर बनता है, तभी तो आप कहते हो कि ये E1 है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो लाइकवाइज जैसे आपने SN1 और SN2 की रिएक्शंस देखी थी, उसी तरीके से इसकी भी एनर्जी प्रोफाइल है। ठीक, जिसमें दो ट्रांजिशन स्टेट होंगे, ये जो वो है वो ट्रांजिशन स्टेट के लिए है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये है यस सर। एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ पे दूसरे एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, तो सेकेंड एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है E2। तो अभी मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा था कि इस एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे या इस ग्राफ के बेसिस पे कैसे डिटरमिन कर सकते हो कि इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो कौन सा है, प्लस इस ग्राफ से भी देख के बताओ कि ये कितने स्टेप का है। ठीक है, तो अगर एक ट्रांजिशन स्टेट होती है तो आप कहते हो कि एक स्टेप का है, और अगर दो ट्रांजिशन स्टेट होगी तो दो स्टेप का है। 2 स्टेप। ठीक है, और जो यस। ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो भी ट्रांजिशन स्टेट होती है वो होती है इंटरमीडिएट +1। जितने भी इंटरमीडिएट बन रहे होंगे
प्लस उसमें एक 1 करके हम पा सकते हैं इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें चाहिए। लाइकवाइज ये अगर वाला हम, समझने क्या बोला आपने सर, ये वाला फॉर्मूला? हमने ये कहा कि ट्रांजिशन स्टेट होंगे वो होंगे इंटरमीडिएट प्लस 1। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन ओके स्टेट सर। अगर आपको पता करना है तो जितने भी इंटरमीडिएट हाँ बन रहा यस है सर। उसमें एक जोड़ दो, ट्रांजिशन स्टेट उससे ज्यादा होगा। यस सर। ठीक है। अब यस देखो सर। E2 रिएक्शन की बात करें तो E2 रिएक्शन में आप देखते हो ये जनरली 1 डिग्री हम लेके चलते हैं, तो ये इंटीमेट आयन पेयर नहीं बनाते हैं। जब इंटीमेट आयन पेयर नहीं बनाएंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है जहाँ पे OH अप्रोच कर रहा होगा इस हाइड्रोजन को जो बेसिकली बीटा हाइड्रोजन है, और साइमल्टेनियसली Br लीव कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्टेप में होता है, ये इस पे अटैक करता है तो ये इधर से लीव कर रहा होता है। क्लियर। तो यहाँ पे केवल एक ही ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है, दैट्स वाई ये 1 स्टेप है। और सेकेंड चीज ये 2 स्टेप रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट ये है। दूसरे ट्रांजिशन स्टेट में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो जो ये R3C+ है, अब इससे एक जो हाइड्रोजन है, इस R से जो लगा हाइड्रोजन है वो लीव करेगा, मतलब ये वाला। तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हम यहाँ दिखा सकते हैं डैश डैश से, और ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर। तो हम जो यस बात कर सर। रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि अभी रिसेंटली हमने एक क्वेश्चन देखा था। हमने ये क्वेश्चन देखा था कि इस एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे देखो E1 और दूसरा है E2, ये है E2। अब यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो E1 है, एक्टिवेशन एनर्जी 1 है, वो ग्रेटर है E2 से। यस सर। तो अब ये हम कह सकते हैं कि जो अचीव करने के लिए टाइम लगेगा वो ज्यादा एनर्जी को ज्यादा टाइम लगेगा। अगर एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो इस एनर्जी गैप को अचीव करने के लिए आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक है। और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो ये स्टेप क्या होगा, स्लो स्टेप होगा। टू स्टेप। ठीक है, ये स्लो अचीव होगा। ठीक। और अगर ये स्लो होगा तो यही स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। तो कभी कभी ग्राफ दे देता है और आपसे पूछ देता है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला जो ग्राफ था ये E1 के लिए था, और दूसरा जो ग्राफ है ये E2 रिएक्शंस के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारी आती है E1CB। देखो अगर कोई सबस्ट्रेट है जिसपे एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसके बीटा हाइड्रोजन है, जो जो बीटा हाइड्रोजन है, अगर हमने कहा तो ये अल्फा कार्बन हो गया और ये हो गया बीटा। बीटा हाइड्रोजन की बात करें तो बीटा हाइड्रोजन के पास या बीटा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो जो बीटा हाइड्रोजन का एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। और अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा तो ये इजिली अब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। क्लियर। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में रिजोनेंस शो करने की कैपेबिलिटी है, जैसे अगर हम केवल CF3 ना लगाएं, अगर हमने ये डबल बॉन्डेड सिस्टम लगा दिया, ठीक, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया, कार्बोनिल के जितने ग्रुप हैं, तो अगर हम ऐसा कोई ग्रुप लगा दें, देन इस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो बीटा हाइड्रोजन है अब ये मोर एसिडिक हो गया, प्लस ये बीटा हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से रिजोनेंस शो कर सकता है। तो अब आपने क्या किया कि कोई भी बेस से इस प्रोटॉन को हम इजिली अब्स्ट्रैक्ट करा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बेस है, ठीक है, कोई बेस, जैसे हमने ये बेस ले लिया NaOET। अब आपको देखो मैंने ये बता दिया है कि जो OET है ये फैक्टर की तरह काम करेगा।
बेसिसिटी इंक्रीज करने के लिए तो यहाँ पे ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं देगा। अब आपको क्लियर हो गया कि ये जैसे ही लिखा है तो आप तुरंत पहचान जाओ कि ये क्या देगा, इलिमिनेशन रिएक्शन देगा। क्लियर है? तो जब ये इलिमिनेशन देगा तो ये क्या सबसे पहले क्या करेगा, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो जैसे ही ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस प्रोटॉन के पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि ये जैसे ही इस न्यूक्लियोफाइल ने सिग्मा स्टार सी एच में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसका सिग्मा सी एच, ये जो सिग्मा सी एच है ये रिपेल होगा। ठीक है, ये रिपेल होगा तो इसके पास एक पाई बॉन्डेड सिस्टम है और ये इसे तुरंत रिजोनेंस शो करेगा। रिजोनेंस इसलिए शो करेगा क्योंकि ये डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एनओ में, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये रिजोनेट कर जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही रिजोनेट करेगा देखो ये एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अगर आप ब्रोंस्टेड लेविस एसिड बेस थियरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जैसे अगर हम कहते हैं कि HCl है और उसकी हम NH3 के साथ रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो ये क्या बनाता था, ये बनाता था NH4 प्लस प्लस का Cl माइनस। तो जो एसिड का पार्ट है जिसमें एक H कम है, एक H कम है, वो कॉन्जुगेट बेस बन जाता था। यही ना, ये कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव कर रहा था। अगर अभी इस चीज को देखो, इस सबस्ट्रेट को देखो और इसको देखो, तो आप कहोगे कि इस पूरे सबस्ट्रेट में केवल एक हाइड्रोजन ही कम है। इस सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में, इस सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में इस मॉलिक्यूल को देखो तो आप कहोगे कि इस वाले में जो ये प्रोडक्ट है जो बना, इसमें केवल इससे एक ही प्रोटॉन कम है, एक H प्लस कम है। अगर एक H प्लस कम है, इन दोनों में केवल एक H प्लस का डिफरेंस है, तो ये कॉन्जुगेट बेस होगा। सिंस हमने इसको एसिडिक क्यों माना, क्योंकि आपको मैंने अभी अब बताया कि ये जो प्रोटॉन है वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। क्लियर? तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब जैसे ये कॉन्जुगेट बन गया, बेस बन गया, तो सिंस कॉन्जुगेट बेस इज चार्ज स्पीसीज, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो चार्ज तो परमानेंटली रह नहीं सकता क्योंकि चार्ज रहेगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ये चार्ज अगेन बैक मारेगा। बैक का मतलब ये कहां पे डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार, ये डिनोट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन पाई स्टार एनओ एनसी में, नाइट्रोजन कार्बन का जो डबल बॉन्डेड है उसमें। तो जैसे ये करेगा तो पाई सीओ क्या होगा, तो सॉरी पाई एनसी, ये जो पाई एक बॉन्ड जो पाई का होगा सी एन का, ये वाला, ये रिपेल होगा, और ये रिपेल होगा, ये अगेन ओटीएस में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिग्मा स्टार ओटीएस में, COTS। क्लियर? इस ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जैसे ही इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये OTS रिपेल होगा और लीव कर जाएगा। तो अब देखो अगेन आपका बन तो रहा है एल्कीन, लिविंग लिविंग ग्रुप निकल गया, एल्कीन बन गया। क्लियर? लेकिन सिंस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, दैट्स व्हाई इसको हम क्या कहते हैं, E1CB। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये यूनिमॉलिकुलर है और कॉन्जुगेट बेस जो फॉर्म कर रहा है वो यूनिमॉलिकुलर है। ये एसिडिक अपने आप शो कर रहा था तो ये अपने आप निकलने के लिए निकल जाएगा, ये बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। तो ये यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होगी और कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम E1CB कहते हैं। ठीक है, देखो यही रीजन है कि इस रिएक्शन को हम E1CB कहते हैं। CB का मतलब कॉन्जुगेट बेस। तो इलिमिनेशन तो हो रहा है। अब अगर इसे ध्यान से देखो तो ये प्रोटॉन जो कहां से अब्स्ट्रैक्ट हुआ है, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये भी एक तरीके से क्या है, बीटा एलिमिनेशन ही है। ठीक है, तो E1CB इज आल्सो ए बीटा एलिमिनेशन। सर इस कंपाउंड में ओटीएस क्या था? OTS लिविंग ग्रुप है। सीएच के ऊपर जो ओटीएस, कोई भी हाँ, लिविंग ग्रुप? ये लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे Cl भी लग सकता है, Br भी लग सकता है। ठीक है, ओके सर। OTS देखो हमने पढ़ाया होगा, अगर आपके पास नोट्स है मेरा तो मैंने आपको लिविंग ग्रुप का एक बहुत ही डिटेल पढ़ाया है, OTS, OBS, OTF। ठीक है, इसे टोसाइलेट कहते हैं, ये टोसाइलेट आयन है, ओके जैसे OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हो,
Cl माइनस को Yes, क्लोराइड sir. आयन, जैसे ये टोसाइलेट आयन है, सिंस दिस आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हेंस इट इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा Okay, लिविंग sir. ग्रुप है। तो ये केवल केवल क्या है, हाँ लिविंग जी. ग्रुप है। ये आपका जो Okay, है sir. ये है, इसका कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना, ये केवल लिविंग ग्रुप है। यहाँ पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है, F नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो ये केवल लिविंग ग्रुप है। OTS OBS ये सारा कुछ देखो ऐसे होता है, ये ऐसे ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ग्रुप होते हैं। तो अब देखो, अगर इस पे माइनस चार्ज रखोगे तो ये रिजोनेट कर जाएगा, तो ये बहुत इजीली लीव करते हैं। और इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको बनवा रखा है। अगर यहाँ पे हम CF3 लगा दें इस वाले, देखो यहाँ पे अगर केवल CF3 लगा दें तो ये ट्रिफलेट हो जाता है। और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रिफलेट हो जाता है। फिर OTF लिख देते हैं। तो साइलेट में जो है बेंजीन रिंग पे, मेसाइलेट में तो Me3 आता है। तो साइलेट का भी मैं देख के बता दूं, रुक जाओ, मैं भी बता रहा हूँ। देखो, ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं OTF, ये ट्रिफलेट है, इसका नाम है ट्रिफलेट। अब इसी के जगह ये हटा के हमने Me लगा दिया बेंजीन रिंग पे, तो ये हो गया OTS। अब ये है OTS। ठीक है, इसी पे अगर Me की जगह ब्रोमीन लगा दें, OTS को देखो क्या कहते हैं, टोसाइलेट। ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। और ये मैंने आपको पढ़ाया, इनके स्ट्रक्चर बताया है, आपके नोट्स में है। ये टोसाइलेट है। नेक्स्ट देखो, अगर हम यहाँ पे Br लगा दें, ये है ब्रोसाइलेट, ये हो जाएगा OBS। और अगर यहाँ पे इन सबको हटा के केवल केवल Me लगा दें, तो ये हो जाता है मेसाइलेट यहाँ पे। तो ये बेसिकली दीज आर ओनली लिविंग ग्रुप। ये है मेसाइलेट। ठीक है, ये केवल केवल लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है। अगर ये बॉन्ड जहां से भी जुड़ा है इस कार्बन से, अगर ये ऐसे टूटेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज रिजोनेट कर जाएगा इधर इधर। सिंस मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें पॉसिबल, अगर बेंजीन रिंग है तो और ज्यादा। दैट्स व्हाई ये दीज आर द बेस्ट लिविंग ग्रुप। और हमने आपको ये बताया है कि जो लिविंग ग्रुप है हमारा, लिविंग ग्रुप दो तरह का होता है। ऐसे मैंने दो क्या तीन चार पढ़ाए होंगे। लिविंग ग्रुप को हमने ये बताया कि लिविंग ग्रुप को स्टेबल होना चाहिए। अगर इससे निकलने के बाद स्टेबल नहीं होगा तो ये लिव कैसे करेगा। इसके लिए हमने आपको बताया है कि फर्स्ट वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, जैसे Br माइनस Cl माइनस में है, I माइनस में है। ठीक है, ये दूसरा हमने बताया कि रिजोनेंस स्टेबलाइज हो। दूसरा हमने कहा था कि रिजोनेंस हो। क्लियर। तीसरा हमने कहा कि हम अगर ये चीजें नहीं है तो हम एक्टिवेटेड लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। एक्टिवेटेड लिविंग ग्रुप का भी हमने बताया कि सपोज करो यहाँ पे OH हो, तो OH के पास ना तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना तो कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं H प्लस से रिएक्ट करा के। इसको जैसे ही रिएक्ट कराते हैं, ये इसके जो लोन पेयर है H प्लस पे अटैक करते हैं, और फिर ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है, अगर ये H है तो इससे जुड़ जाएगा H और O पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये लिविंग ग्रुप बन गया। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में निकल सकता है। तो ये एक्टिवेटेड लिविंग ग्रुप्स हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाया हूँ, एक बार आप नोट्स अपना पलटो, अगर ना मिले तो हमसे कहना। सारे स्ट्रक्चर्स भी बनवाए थे वहां पे।
ये जो ट्रोसाइलेट, ब्रोसाइलेट और मेसाइलेट बता रहा हूँ मैं, सब कुछ बनवाया था, एक बार देखो वहां पे, ठीक है। तो ये केवल केवल लिविंग ग्रुप है और ये निकल जाएगा, बेटर बेस्ट लिविंग ग्रुप है, दैट्स व्हाई एल्कीन विल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये हमने बताया कि ये जो कीटो हो सकते हैं, एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, जिनमें रिजोनेंस की पॉसिबिलिटीज है, वो बेटर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का वर्क यहाँ पे करेंगे। और जैसे ही ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये लगा दिया हमने, जैसे नाइट्रो, तो ये जो प्रोटॉन है हमारा, अब ये प्रोटॉन एसिडिक हो गया और इससे जो बनने वाला बेस है उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट बेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज E1CB रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा EI रिएक्शन। जैसे हमने SNI पढ़ाया था, SNI की तरह EI रिएक्शन होता है। अगर सपोज करो ये क्या है, इंटरनल एलिमिनेशन है, किसी मॉलिक्यूल के ही अंदर अगर कोई सब्स्टिट्यूशन हो जाए, उस मॉलिक्यूल पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वही को, उसमें से ही कोई एक सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर दे और सेल्फ मॉलिक्यूल में एलिमिनेशन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है, किसी बेस की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूल का कुछ पार्ट ही न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, जरूरी है कि भाई निकलेगा कौन, तो इसके लिए लिविंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप आर सबस्ट्रैक्ट इटसेल्फ गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट द रेट बीटा हाइड्रोजन। ऐसे रिएक्शन में ये देखा गया कि अगर ऐसे रिएक्शंस को हम जनरली हीट कर दें तो ये मॉलिक्यूल हिंड्रेंस की वजह से या फिर इंटरनल सब्स्टिट्यूशन की वजह से इलिमिनेशन रिएक्शन देता है, दैट्स व्हाई इनको कभी कभी हम पायरोलिसिस भी कह देते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, देखो ये है CH MEH, अगर इस H को हटा के भी चाहो तो Me लगा लो, और यहाँ पे N Me2 प्लस O-। अब देखो ये नाइट्रोजन ने कितने बांड बनाए, 1 2 3 4, 4 बांड, तो इसलिए इस पे प्लस चार्ज लगा दिया, और सिंस ऑक्सीजन एक ही बांड तो इस पे माइनस चार्ज लगा दिया। अब हम ये भी कह सकते हैं टेक्निकली कि एक एडजेसेंट प्लस माइनस बांड के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, तो एडजेसेंट प्लस माइनस भी है ये, क्लियर। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है और स्टेबल हो सकता है, लेकिन जैसे ही इस मॉलिक्यूल को हीट किया जाए, जैसे ही इस मॉलिक्यूल को अगर हीट कर दें तो ये मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ये बीटा हाइड्रोजन अपने जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है उसको लीव करके ये यहाँ पे डोनेट करता है, और फाइनली NMe2 ये निकल जाता है, ठीक है। इसको हम एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के रूप में भी दिखा सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के पास साइक्लिक 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग के रूप में दिखाया गया है, 5 मेंबर्ड रिंग के रूप में एक ट्रांजिशन स्टेट है, और यहां से ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा निकल जाएगा, देख। तो ये जो कार्बन कार्बन है इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, इलिमिनेशन रिएक्शन है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है, दैट्स व्हाई इसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, EI रिएक्शन कहते हैं। मैंने ये भी सोचा था कि इसका एक और एग्जांपल कराऊं, लेकिन सिंस सिलेबस में नहीं है तो मैंने एक इंट्रोडक्शन के तौर पे बस रख दिया, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छे रिएक्शंस होते हैं, इसमें भी स्टेरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखा जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, अगर टेम्परेचर बढ़ा दो तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर से भी जो है रिएक्शन कर सकता है, जो हिंडर्ड साइड है। अगर टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, ये वाला फेवर्ड होगा, और अगर टेम्परेचर आपने ज्यादा हीट कर दिया तो ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन एनर्जी गैप, जो मैं बार बार पढ़ाता था, ठीक है। तो एनर्जी गैप अगर अचीव हो रहा है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट वो होगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा। ये तब नहीं बनेगा, ये क्या हो जाएगा, CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाईली सब्स्टिट्यूटेड, एक इधर CH3 एक इधर CH3, क्लियर।